हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम है और बेसिक अगर आप लोगों का एक बार क्लियर हो गया तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। लास्ट में जब एग्जाम के टाइम पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक को एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है उसका जो नींव है वो बेसिक से ही पड़ता है। अगर आप लोगों को बेसिक आता है तो किसी भी तरीके का आप लोग सवाल कर लेंगे। तो बेसिक से बिल्कुल जीरो से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिससे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है। तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। अंडर रूट 1+27/169 इज इक्वल टू 1+x/13। तो x का मान क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग 1+27/169 इजकल टू 1+x/13 दिया है। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 169, और यहाँ 169 + 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 1+x/13। अब 169 और 27 को हम लोग जोड़ देंगे। तो 169 और 27 को जोड़ने पे ये हो जाएगा हम लोगों का 196। 9 7 16 6 2 8 1 9 और 196/169, और ये अंडर रूट में रहेगा बराबर 1+x/13। अब 196 का जो वर्गमूल होता है 14 होता है। 169 का वर्गमूल 13 होता है, बराबर 1+x/13। अब एक का हम लोग पक्षांतर करवेंगे तो ये हो जाएगा 14/13 -1 बराबर x/13। तो अब एलसीएम लेंगे तो 14 - 13/13 बराबर x/13 हो जाएगा। 14 में से 13 गया 1/13 बराबर x/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 1, या और हमारा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली हम लोगों ने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा 196 हो गया, यहाँ 169 हो गया। 196 का वर्गमूल 14, 169 का 13, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो काफी ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले दिया है कि ठोस गोले की त्रिज्या, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, और इसकी वैल्यू हमें दी है 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो तार तार जो होता है हमेशा बेलन के आकार का ये होता है, याद रखना। बेलनाकार होता है तार, या बेलनाकार तार का व्यास। तो व्यास हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है 4 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मिलीमीटर। इसको हम लोग दे देते हैं R2, उसको R1 मान लिया, इसको हम लोगों ने R2 मान लिया। अभी हमारा मिलीमीटर में है और इधर ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोगों को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में हो जाएगा 2/10, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें बेलनाकार जो तार है उसकी त्रिज्या हम लोगों को पता चल गई, और गोले की त्रिज्या हमको क्वेश्चन में ही दी थी। अब कह रहा है कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो जब भी इस टाइप का आएगा तो हम लोगों को आयतन निकालना होगा। तो गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे, उसको बराबर कर देंगे तार के आयतन से। और तार जो है हमेशा बेलनाकार होता है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब R1 हम लोगों ने माना था तो ये हम लोग R1 लिख देते हैं। और तार का आयतन, तार बेलनाकार होता है, बेलन के आयतन का होता है पाई R² H, और इसको हम लोगों ने R2 माना था तो R2 कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का बचा 4/3 R1 क्यूब बराबर R2 का होल स्क्वायर इंटू H। अब 4/3 R1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब यानी 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, बराबर R2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 0.2। तो 0.2 का स्क्वायर इंटू H। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 नाम 27, तो ये हो गया 9 चौक 36। और इधर हम लोग 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और एक जीरो आ जाएगा 0.04 इंटू H। H बराबर हो जाएगा 36/0.04। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 से डिवाइड किया 4 नेम 36 यानी 900। तो H बराबर आ गया हमारा 900 सेंटीमीटर। अब चूंकि H बराबर 900 सेंटीमीटर आया है, हमारे आंसर मीटर में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर।
तो 900 सेंटीमीटर में हो जाएगा 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम पहले समझ लेंगे कि हमको आयतन निकालना है। यहाँ गोले और तार की बात हो रही थी, दोनों आयतन बराबर करना था। गोले का हमें 3 सेंटीमीटर दी था, बेलनाकार जो तार है उसका व्यास हमें 4 मिलीमीटर दिया था, त्रिज्या हम लोगों की 2 मिलीमीटर हो गई, सेंटीमीटर में चेंज किया 0.2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। दोनों आयतन को बराबर किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब R1 की वैल्यू इन लोगों ने 3 रखी तो 3 का क्यूब 27 हो गया। R2 की वैल्यू 0.2 रखी तो 0.04 हो गया। H निकाल लिया, H आ गया 900 सेंटीमीटर, या हम लोग कह सकते हैं 9 मीटर। आप अगला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 3। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, इंग्लिश में मूल्य इसको कहते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे 1 रुपये है। तो 30 कुर्सियों की क्वेश्चन में बात हो रही है, तो 30 कुर्सी का हम लोग निकाल लेंगे। 30 कुर्सी का विक्रय मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। एक का 1 रुपये है, 30 का 30 रुपये हो जाएगा। 6 कुर्सियों के बराबर मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो यहाँ पर हानि कितनी है हमारी, 6 रुपये है, क्योंकि 6 कुर्सियों के बराबर हो रही है। एक कुर्सी का 1 रुपये, तो 6 रुपये की हानि हो गई। अब सेलिंग प्राइस यानी 30 रुपये में उसने बेचा है और 6 रुपये की हानि उठाई है, तो क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हमारा 36 रुपये हो जाएगा, क्योंकि अगर 36 में खरीदा 30 में बेचा तभी उसे हानि 6 की होगी। अब हानि प्रतिशत पूछा जा रहा था, तो हानि परसेंटेज हमने निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारी है 6, क्रय मूल्य है 36 गुणे 100। 6 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, तो ये 100/6%, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 50, तो 50/3 या 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो ये 50/3 हुआ, इसको कैसे चेंज करते हैं, 3 से भाग देते हैं 50 को, तो ये 16 में ये हो जाएगा 48, तो ये 2 बचेगा, यानी 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि इस संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन 84 है, तो 8 और 4 की गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 36 है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा 7 और 3 की गुणा करेंगे 21, यानी दूसरा भी गलत हो गया, 36 लाना था। तीसरा ऑप्शन 49 है, 4 और 9 की गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि इस संख्या में 45 हटा दिया जाए, यानी 49 में 45 हटा दिया जाएगा तो 4 आएगा। अब तो कह रहा था अंक आपस में बदल जाते हैं, तो यहाँ पर 4 आया, जबकि हमको लाना था 94, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ई। तो केवल 49 में से 45 घटाया 4 आया, जबकि हमको 94, क्योंकि अंक पलट रहे थे, 94 लाना चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान क्या होगा? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट हम लोगों का आंसर हो जाता है 3। अब हम लोग देखेंगे कैसे हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है, तो हमेशा याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो 3ab होती है। अब हमको दिया था ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो गया ए बी सी। अब यहाँ पर बी सी है, तो बी सी कैंसिल हो गया, बचा ए और ए स्क्वायर की गुणा हुई, ए क्यूब हो गया। इसी तरीके से यहाँ सी ए है, तो सी ए कैंसिल हुआ, बचा बी, बी स्क्वायर है, बी की गुणा हुई तो बी क्यूब हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर सी क्यूब हो गया। तो ये हमारा आम लोगों का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू हमको दी थी, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 3 ए बी सी इसकी वैल्यू होती है, ये हमको याद रखना है। तो 3 ABC बटे ABC हो जाएगा, ये ABC कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी इस टाइप का आंसर क्वेश्चन होगा तो 3 आंसर आएगा, कैसे आएगा ये भी आप लोगों ने देख लिया। ऐसे में नहीं, बस एक चीज़ ये याद रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3ABC होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 4 की घात x प्लस 1 प्लस 4 की घात 1 माइनस एक्स बराबर 10, तो इसका हल कैसे निकालेंगे? तो अगर हम लोग इसको बेसिक मेथड से करेंगे बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन से इसको एक आसान तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको घात वाला दिखे और इसमें ऑप्शन हो तो हम लोग ऑप्शन से पहले प्रेफर करेंगे।
तो 4 की घात x प्लस 1 है, प्लस 4 की घात 1 माइनस x है बराबर 10। तो पहले हम ये मान लेते हैं अगर -1/2 वैल्यू है, तो -1/2 प्लस 1 प्लस 4 1 माइनस -1/2 बराबर 10। तो ये 4 अब 1/2 में से 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। 1 माइनस 1/2, 2 एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 4 की घात 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 10। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 रकम 2 और 1 3/2, 4 की घात 1/2 प्लस 4 की घात 3/2 बराबर 10। अब 1/2 का मतलब हो गया वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब 4 की घात 3/2 का मतलब हो गया 4 की घात 3, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो 4 की घात 3 हो गया हमारा 64, और 64 का वर्गमूल हो गया 8। तो 8 8 प्लस 2 बराबर 10, यानी पहला वाला हमारा सही हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। 4 की घात 1/2 प्लस 1 प्लस 4 की घात 1 माइनस 1/2 बराबर 10। तो ये सेम वही चीज़ बन गई, 1/2 प्लस 1 यानी 4 की घात 3/2 प्लस 4 की घात, ये भी सेम चीज़ बन गई 1/2 बराबर 10। सेम हमारी ये वाली कंडीशन बन गई, ये वाली चीज़, तो इसकी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 10, यानी 10 बराबर 10, ये वाली भी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तीसरा भी देख लेते हैं। 4 की घात 0 प्लस 1 प्लस 4 की घात 1 माइनस 0 बराबर 10। तो 4 की घात 1 हो गया, यहाँ 4 की घात 1 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 बराबर 10, यानी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो सी वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहले -1/2 वाली रखी तो 10 एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए। फिर 1/2 वाली रखी, सेम चीज़ बनी, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर 5 है और 27 को डिवाइड करेंगे तो 5 25 2, तो इसमें जो है ये हमारा भागफल होता है, ये शेषफल होता है, सभी को पता है। ये हमारा होता है भाज्य, जिसको भाग दिया जाता है, और ये हमारा होता है भाज्य, जिससे हम लोग भाग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हम लोगों को दिया गया है, यहाँ पर ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हमारा हो गया है यहाँ पर भाजक, और क्योंकि इसको भाग दिया जा रहा तो ये भाज्य हो गया, इससे भाग दिया जा रहा तो ये भाजक हो गया, ये भागफल प्लस शेष। अब एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक हम लोगों को gx फाइंड आउट करना है। भागफल x² माइनस x प्लस 1 और प्लस शेष, तो शेष है -2x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये माइनस वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये gx हो गया है इंटू x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा एक उसमें हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस मिलके ये हमारा माइनस हो जाएगा, -2x प्लस 4, और इधर हमारी सेम यही चीज़ आएगी, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये -2x है, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये उधर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, और इधर हमारा बचेगा gx इंटू x² माइनस x प्लस 1। अब ये x³ है तो x³ रहेगा। अब यहाँ से -3x² ऐसे ही रहेगा। अब ये प्लस x और प्लस 2x मिलके प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 2 और -4 मिलके ये -2 हो जाएगा, बराबर gx इंटू x² माइनस x प्लस 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो gx की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। gx बराबर हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x² माइनस x प्लस 1। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग करके हम लोग देखते हैं, x² माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को। अब भाग करेंगे तो ये x² है, और हमको लाना है x³, यानी एक x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x²
और यहाँ पर प्लस एक्स। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2x², यहाँ हो जाएगा +2x। अब -2 उतार लेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा x² है, यानी 2 लाने के लिए हम लोग 2 से करेंगे, चूँकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम लोग माइनस से गुणा करेंगे, -2 से। तो ये -2 से जब x² की होगी तो -2x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया +2x, अब माइनस माइनस प्लस हो गया +2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉरी इसको माइनस करेंगे ये तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो भाग करने पर x-2 आया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x-2, gx बराबर x-2, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसमें भाज्य में पता होना चाहिए जिससे भाग दिया जाता है, भाजक जो जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य जिसको भाग देते हैं, भागफल भाग करने के बाद जो आता है, और शेषफल ये होता है मान लीजिए। और इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो ये एक हमारा बन गया इक्वेशन x³ - 3x² + 3x - 2 बटे x² - x + 1। जब भाग किया तो यहाँ पर x - 2 भागफल आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा? तो शंकु आकार का है, सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं इस टाइप से, और शंकु का जो आकार होता है वो इस टाइप से होता है। इस टाइप से हमारा शंकु होता है। अब कह रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा है, यानी यहाँ पर एक अर्धगोला भी हमारा इस टाइप से बन जाएगा। अब खिलौने का जो आकार हो गया वो हमारा इस तरीके से हो गया। अब खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। अब कुल ऊंचाई का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। अब 14.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का आयतन हम लोगों को निकालना है। तो ये हम लोगों को दिया है 14.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। और यहाँ 7 सेंटीमीटर व्यास है, यानी ये जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। अब ये व्यास अगर 7 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या हमारी आधी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब ये त्रिज्या हमारी 7/2 होगी तो यहाँ से भी ये भी हमारी त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र और वृत्त के किसी भी बिंदु को हम लोग मिलाएंगे तो वो हमारी त्रिज्या होती है, यानी ये भी 7/2 या हम लोग कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब ये ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर आ गई, तो हम लोगों को ये ऊंचाई पता चल जाएगी शंकु वाली, क्योंकि टोटल हमें 14.5 पता है। अब ये गोले वाली ऊंचाई में 3.5 पता चल गई, तो हम लोग शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई या एच, तो शंकु की एच हो जाएगी, टोटल है 14.5 और गोले की हो गई 3.5, माइनस कर देंगे, 14 में से 3 गया 11, यानी 11 सेंटीमीटर हमारी शंकु की ऊंचाई आ गई। अब शंकु की त्रिज्या की बात की जाए तो शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी वो 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। और जो गोले की त्रिज्या है इसको हम लोग R1 कह देते हैं और गोले को R2 कह देते हैं। गोले की त्रिज्या जो है वो भी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों को कुल आयतन निकालना है, तो आयतन को वॉल्यूम से लिखते हैं। तो एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू को रखेंगे 1/3, पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आर की वैल्यू 7/2, 7/2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 11 प्लस 2/3, पाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आर की वैल्यू हमारी हो गई 7/2 की घात 3। अब हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 1/3 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा और 7/2 की घात 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7/2 की घात 2 है, यहाँ 7/2 की घात 3 है। तो 7/2 की घात 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा 11, यहाँ पर बचा 2 गुणे 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 था, 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारा हो गया 1/3 पाई। पाई को भी अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 और 7×7 = 49/4 और 11 और 7 18 हो गया। अब 7 से काटेंगे 7×7 = 49, 3 से काट देंगे 3×6 = 18, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको 2 से काट देंगे तो ये 11, तो 11 गुणे 7 गुणे 3, तो 11 7 77 गुणे 3, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट सबसे पहले हमको पूरी ऊंचाई दी थी 14.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये ऊंचाई हम लोगों ने निकाल ली 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों को माइनस करने में आसानी रहती। तो 3.5 लिख दिया, 11 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। और इसकी भी त्रिज्या 7/2 है, इसकी भी, क्योंकि सेम आधार पर है। तो हम यहाँ से भी कॉमन कर सकते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते तो हमारा बचता h प्लस यहाँ से 2r। तो भी हम लोग इसको कर सकते थे, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद कॉमन किया, सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग, 350 तंबोला में भाग देते हैं और 220 दोनों में भाग देते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, या वाला और दोनों का दिया होगा, दोनों का साथ में दिया होगा, अलग अलग दिया होगा, तो एक फार्मूला होता है NA यूनियन B। इसको हम लोग या तो का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, NA प्लस NB फिर माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो सारी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 320 है पहली, तो 320 प्लस 350 और दोनों को जो खेलते हैं उसको माइनस कर देते हैं 220। तो इसको जोड़ देंगे, ये 0 5 2 7 3 3 6 670 माइनस 220। 670 में से 220 माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 450। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, जो अलग अलग दिया दोनों को जोड़ के और दोनों का जो एक साथ दिया उसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। कह रहा 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम, यानी अगर वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो 5 वर्ष मान लेते हैं, पहला ऑप्शन। तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु 3 वर्ष होगी। आप कह रहा 2 वर्ष पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम यानी 1/3 हो गया, और 2 वर्ष बाद यानी 5 से 2 ज़्यादा हो, 1/7। तो एलसीएम लेंगे, 7 या 21, तो 7 + 3 10/21। हमको लाना था 2/3, यानी पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, 7 में से 2 गया 5 और 7 और 2 9, दोनों का व्युत्क्रम यानी 1/5 और 1/9, दोनों को जोड़ देंगे 45। 9 + 5 9 5 14/45, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा लेते हैं 4 वर्ष। तो 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 2 आगे किया 6, तो 1/6 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 6 एलसीएम हो गया हमारा, 2 तिया 6 6 कम 6 4/6, तो दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। देखो 2 वर्ष पहले कह रहा था, सब में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 गया यानी 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे 1/3 और 1/7 जोड़ेंगे 2/3 आना चाहिए, नहीं आया तो गलत हो गया। बी में भी नहीं आया तो गलत हो गया, सी में हमारा आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। के किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अनूठा हल है? जब भी अनूठा हल की बात कही जाएगी तो उसकी जो शर्त होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। और जो एक क्वेश्चन हमको दी है x - ky = 2, तो इसकी जब हम लोग तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू हमें 1 पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुणांक में 1 है। इसी तरीके से B1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी -k। अब दूसरी वाली समीकरण से 3x + 2y = -5, तो A2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और B2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो A1 की वैल्यू है 1, जो शर्त है उसमें हम लोग रखते हैं। A2 की वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल टू, B1 की वैल्यू है हमारी -k और B2 की वैल्यू है हमारी 2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3 की इधर 2 की इधर -3k, तो k इज नॉट इक्वल टू -2/3, यानी k का मान -2/3 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो -2/3 को छोड़ देंगे हम लोग, और यानी बी और सी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या अनूठा हल पूछ रहा था, यानी k की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू -2/3 आई है, यानी k की वैल्यू कभी भी -2/3 नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 2 यानी एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है, एरिया = θ/360 × πr²।
सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 102.7 एरिया दिया है। थीटा हम लोगों को निकालना है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 क्वेश्चन में दी है, 14 का स्क्वायर। तो अब हम वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 102.7 गुणे 360 गुणे 7 बटे नीचे हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे 14। अब इसको हम लोग डिवाइड करते 7 से करेंगे तो ये हो गया 7 दूनी 14। अब ये हमारा हो गया 102.7 गुणे 360 बटे 22 गुणे 14 गुणे 2। अब चाहे हम लोग तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें, चाहे हम लोग इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36,972 रुपये। नीचे हो जाएगा 616 रुपये, सॉरी 616। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग हमारा 60.01 आएगा, यानी 60 डिग्री के लगभग बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सारी वैल्यू को पुट करने के बाद आपको सिर्फ गुणा और भाग करना है। सही से अगर आप वो गुणा भाग कर लेंगे तो लगभग 60 डिग्री के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है। तो जब भी तिमाही होती है तो हम लोग जानते हैं एक साल में 4 तिमाही होती हैं। तो टोटल जो तिमाही की संख्या होती है वो 4 होती है। तो सबसे पहले तो हमें मूलधन दिया है P 15,625 और तिमाही यानी दर 16% दिया है। अब तिमाही है और 4 तिमाही होती है एक साल में, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, दर हो गई हमारी 4%। अब समय, तो समय हमको दिया है 9 माह। अगर 9 महीने के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 का 9/3 कर देंगे तो 3 आ गया, क्योंकि 9 को हम लोग अगर तिमाही में तोड़ेंगे 3 + 3 + 3 में टूटेगा। तो यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा आ गया। एक ये बंडल बन गया, एक ये, यानी 3 बना, तो 3 हमारा आ गया। तो क्योंकि पूरे साल में 4 तिमाही, तो 9 महीने में 3 तिमाही, तो 3 हमारा टाइम हो गया, दर हो गई। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यूज करेंगे, A बराबर P1 + R/100 तो P हो गया हमारा 15,625, 1 + R हो गया हमारा 4/100 हमारा हो गया 3। एलसीएम ले लेंगे तो 104/100 हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 15,625। ये डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 दूनी 8 और बचा दो 4 छंग 24, 4 से कर देंगे यहाँ 25। तो ये हो गया 15,625 और इधर बचा 26/25 तो ये हो गया 15,625 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26। नीचे हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25। 25 का क्यूब 15,625 होता है, यानी ये 3 25 ये कैंसिल हो गया। तो हमारा ए बराबर आ गया 26 गुणे 26 गुणे 26। तो 26 का क्यूब होता है, सॉरी 17,576। तो यहाँ हो गया 17,576 रुपए। तो ये ए यानी मिश्र धन हमारा आ गया 17,576। हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर से इतना महीने के तिमाही दिया है, तो ब्याज हम लोगों को निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए 17,576 हमारा मूलधन, वो मिश्र धन आया है, और मूलधन था हमारा 15,625। तो माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, यानी 1951। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केवल एक ही चीज़ समझने वाली थी, एक साल में 4 तिमाही होती हैं, दर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। एक साल में 4 तिमाही होती तो 9 महीने में तो 3 में तिमाही होंगी। और यहाँ से हम लोगों ने ए बराबर P + 1 + R/100 का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, कैलकुलेट किया तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 17,576। 26 का क्यूब होता है 17,576, उसमें से 15,625 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि समीकरणों 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल 3 है तो के का मान 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 25 के एक्स प्लस के प्लस 8 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम लोग करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू हमारी हो गई 3 के, इसी तरीके से बी की वैल्यू हो गई -25 के, और इसी तरीके से सी की वैल्यू हो गई के प्लस 8। अब मूलों का योगफल और गुणनफल दो चीज़ें होती हैं। अल्फा बीटा अगर हमारे मूल हैं तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। योगफल का अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो गुणनफल हमको 3 दिया है, यानी
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दी है, सी हमें ऊपर से वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली k प्लस 8, ए की वैल्यू 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9k बराबर k प्लस 8, पक्षांतर कर देंगे 9k माइनस k इज इक्वल टू 8, 8k इज इक्वल टू 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी k की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 3k² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 तुलना की तो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता, सारी वैल्यूज को पुट किया, हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लॉग रूट 32 का मान है। तो जब भी बेस इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको घातांक के रूप में चेंज करते हैं। तो घातांक के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग अगर मान लें कि इसकी वैल्यू अगर x है तो इस तरीके से हम लोग लिख लें x बराबर लॉग रूट 2 आधार में 32। तो जब इसको हम लोग घात में चेंज करते हैं तो ये जो है यहाँ पर हमारा रूट 2 हो जाएगा, और ये x जिसको हम लोगों ने माना है ये घात में चला जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारा 32 इसके बराबर। इसका मान निकालना था, हमने x मान लिया मान। अब ये जो हमारा आधार है यहाँ पर आ जाएगा और घात में ही हमारा चेंज हो जाता है। अब रूट 2 की घात x बराबर 32 हो गया। अब रूट 2 का मतलब होता है 1/2, तो x/2 हो गया। रूट का मतलब 1/2 होती है घात, तो 1/2 यानी x/2 हो गया। और 32 को हम लोग घात में चेंज करेंगे तो 2 की घात 5 32 होती है। अब आधार हमारे बराबर होगा तो घातें हमारी बराबर हो जाएंगी, x/2 बराबर 5, x बराबर 2 गुणे 5, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल है, केवल इसमें हम लोगों को घात के रूप में चेंज कर लेना है, घात के रूप में चेंज किया और सारी वैल्यू पुट किया। यहाँ पर रूट का 2 का मतलब जैसे रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 की घात 1/2। अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 16 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे तो 16वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज या कर्ण दूर 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं हैं। तो ऑप्शन से हम लोग करते हैं 5 और 11, यानी कर्ण जो है हमको 218 लाना है, अंडर रूट 218। तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, तो 5 1 6 2 2 4 146 है, यानी पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 218 हमको लाना था, लंब हमने इसमें से कोई भी चीज़ हम लोग मान सकते हैं। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, तो 5 1 6 8 2 10 2 1 3, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256, 6 5 3, यानी ये भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, 9 9 18, 6 4 10 11, 1 1 2, तो 218 आएगा। अगर 13 और 7 ऑप्शन होता तो हमारा ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर हमारे जो आंसर थे एक भी मैच नहीं किए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो टीआरई 1 में जो 16 क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए थे उन सभी को हम लोगों ने 1 बाय 1 बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीआरई 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।